चीमा साहब, हमारी पहले भी इस पे बात हुई थी। जो हमारा एससीओ समिट का पर्सपेक्टिव है, दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा फोरम नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, कोई ऐसा ग्रुप नहीं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जहां हम प्रेजेंट ना हो। हमारा प्रेजेंस इज सेफगार्डिंग आवर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। मैं चूँकि ख़ुद भी दिल्ली में रहा हूँ तो मैं तो अब इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जब तक जो हमारा बुनियादी इशू है जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है, जब तक वो हल नहीं होता उस वक्त तक बहुत मुश्किल है कि हम इस तनाज़े को बिल्कुल भूल कर अपने आप दोनों ममालिक दूसरे के दरमियान जो है ट्रस्ट पैदा कर सकें। जो हमारा एससीओ समिट का पर्सपेक्टिव है, दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा फोरम नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, कोई ऐसा ग्रुप नहीं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जहां हम प्रेजेंट ना हो। हमारा प्रेजेंस इज सेफगार्डिंग आवर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए हम हर समिट में, हर उसमें प्रेजेंट होते हैं। और हमारे ही एक ऐसा डिस्टिंक्शन है जो दुनिया की हर फोरम में हम हैं, क्योंकि काफी दुनिया में कैंप्स बढ़ गए। कोई इस कैंप में, कोई इस कैंप में, कोई इस फोरम का पार्ट है, कोई G20 का पार्ट है, कोई नहीं है, कोई क्वाड का, कोई I2U2 का नहीं है। हम एक ऐसी वाहिद कंट्री और ऐसी हुकूमत है जो हर जगह का पार्ट है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें हर जगह का पार्ट होना चाहिए। अब आउटकम कितना अच्छा और कितना ज्यादा था, दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन। बट अगर हम पार्ट नहीं है तो पीपल लाइक चाइना विल हैव अ फ्री प्ले। इट विल बी अ, मतलब ना, उनके लिए कोई ब्लॉक नहीं हो, जो मर्जी जो एजेंडा चलाए वहां चलाते रहेंगे। और उनका एजेंडा जाहिर सी बात है चीमा साहब, विल नॉट बी फेवरिंग अस, विल बी अगेंस्ट अस। ये कोई, इसमें भी कोई नो अननोन बात नहीं। ये भी एक सच्चाई है जियोपॉलिटिक्स की टुडे, व्हिच एनीबॉडी कैन गेस एंड एस्टिमेट। नाउ कमिंग टू द एससीओ, देखिए दो तीन चीजें हुई। पहले तो ये फॉरेन मिनिस्टर्स का एक समिट सा था, जो एससीओ समिट होगा 15 सितंबर को, उसकी तैयारी थी ये। अब यहाँ पे दो चीजें, तीन चीजें मैंने नोट किए जो विच आर वर्थवाइल, विच आर इम्पोर्टेंट। पहली बार चाइना और भुट्टो साहब ने कोशिश की, वेंगी और भुट्टो साहब ने कोशिश की कि सीपेक को ऑपरेशनल किया जाए। दूसरी कोशिश ये हुई कि भाई ईरान को इसमें लाना, और इंडिया ने उसको वेलकम किया कि ईरान का आना अच्छा है भाई, एससीओ का मतलब एक जो रुतबा है वो बढ़ता, कोई बात नहीं, उसमें अच्छी बात है आए। और तीसरी बात ये हुई कि अब यहाँ पे जो ईरान का आना था, तो हमने ये कहा भाई जो छबहार पोर्ट है उसको एज ट्रेडिंग ब्लॉक या ट्रेडिंग जोन यूज किया जाएगा, कि पाकिस्तान और चाइना की कोशिश थी सीपेक को रूट किया जाए। अब दिक्कत ये, आप जानते हैं सीपेक पे 2-3 साल से काम बंद है। अब सीपेक नहीं चलता तो ग्वादर का जो आपका पोर्ट है वो ऑपरेशनल नहीं हो रहा चाइना के लिए। जो चाइना का इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरेस्ट है वो मीट हो नहीं रहा। वो 10 मिलियन चाइनीज वहां ला नहीं सकते, 1 मिलियन चाइनीज सॉरी, वहां ला नहीं सकते। और दूसरी बात है, अगर सीपेक नहीं है, ग्वादर नहीं, तो ओबीआर नहीं होता। तो चाइना के लिए बहुत, और चाइना का पैसा फंसा पड़ा है इसमें। वो चाइना करे भी तो करे क्या? वो कह रहे हैं यार तुम लोग ना यहाँ से ट्रेड करो। हमने कहा 6 बार ऑपरेशनल है, ऑन है, वहां से ट्रेड करेंगे। ईरान को हमारे लिए लाना अच्छी बात है। और इसमें एक और बात हुई कि वो बताया गया कि भाई जो रीजनल करेंसीज है, जो लोकल करेंसीज है, उनमें बिजनेस किया जाए। अब वो तो हम कर ही रहे हैं। रुपी तो 18 करीब 24 कंट्रियों में अब ट्रेडिंग एक करेंसी बन चुकी है आज की डेट एज वी टॉक। तो भाई इस समय ईरान से तेल लेने का रास्ता खुलता। और ईरान को क्या चाहिए चीमा साहब? ईरान को चाहिए एक वेंट टू सेल इट्स ऑयल। और ईरान को ये भी पता, जब तक हम छाबहार पे बैठे हैं तब तक ही वो यूएस सैंक्शन से बाहर है। इट्स द ओनली मेजर पोर्ट ऑफ ईरान। 6 पोर्ट है जो सैंक्शन से बाहर है, वो बिकॉज हम वहां बैठे हैं, हम उसको मैनेज करें। इफ वी लीव द पोर्ट इट विल कम इनटू सैंक्शंस अगेन। वो ईरान को भी पता है। इस सब को देखते हुए तो इट वाज अ मतलब काइंड ऑफ मैच बिटवीन सीपेक एंड छाबार, बट छाबार इज ऑपरेशनल अप एंड रनिंग। तो वहां से काम हो सकता है। आपको याद होगा अभी 6 महीने पहले या 1 साल पहले करीब, हमने $400 मिलियन का एमओयू किया था उज्बेकिस्तान के साथ। 400 मिलियन डॉलर का ट्रेड वगैरह। और उज्बेकिस्तान लैंडलॉक्ड है, उन्हें पोर्ट चाहिए। तो तब उन्हें बोला था कि आप हमारे थ्रू छबहार पोर्ट को यूज करो, उससे हमारा फायदा, उससे ईरान का फायदा है। INSST चल गई है, उसमें ईरान का रोल है, उसमें रशिया और ईरान का रोल है। तो एक अलग से इंडिया, रशिया, ईरान का एक ट्रायंगल सा बनता मुझे यहाँ नजर आ रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए चाइना ने कोशिश तो बहुत की थी, सीपेक वगैरह को ऑपरेशन करो, पर वो हुआ नहीं। क्योंकि ये अप एंड रनिंग है, वो एक कॉन्सेप्ट है आज के डेट में। अब भुट्टो साहब की मजबूरी, वो बोलेंगे सीपेक करो, पैसे आएंगे, पैसों की सख्त जरूरत है पाकिस्तान में। तो उनका वहां की तरफ रहना और बोलना, वो तो जाहिर सी बात है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक तो हमें ये देखा, एक ईरान का आना में एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है। तीसरी चीज हमें ये दिख रही है कि इसमें अगर आप देखें, एक ही रूम में थे जयशंकर साहब, भुट्टो साहब, पर बात ही नहीं हुई, कोई बायलैटरल नहीं हुआ। बायलैटरल सिर्फ उज्बेकिस्तान के साथ हुआ।
और किसी के साथ बायलैटरल यहाँ हुए नहीं। बाकी रशिया के साथ हमारी बातचीत तो चलती रहती है, बायलैटरल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं। तो आई थिंक भुट्टो साहब से ये भी पूछा गया कि आपकी बात हुई? उन्होंने कहा नहीं, बात तो हमारी कोई हुई नहीं। अब दिक्कत ये है चीमा साहब, अब आपका सवाल पे आते हैं कि भाई बात क्यों नहीं हुई? एक ही कमरा था, एक ही मतलब स्टेज था। अभी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, अब भुट्टो साहब, भुट्टो ज़रदारी साहब कब तक फॉरेन मिनिस्टर है किसी को नहीं पता। क्या ये कहना गलत होगा, 3 दिन पहले चीमा साहब, ज़रदारी साहब, बड़े वाले शरीफ साहब आपके आईएसआई के चीफ दुबई में मिले थे। नहीं, मीडिया में खबर नहीं है, पर हमारे कुछ दोस्त हम भी थोड़ी बहुत महादेव की कृपा से थोड़ी बहुत खबर रख लेते हैं। तो अब यहाँ मिले थे दुबई में, और बाजवा साहब की सहमति का मतलब ना मोहर लगाने की देर है। सुनने में आपने एक इकोनॉमिक चार्टर भी साइन किया है, जिसमें हम नियाज़ी साहब को भी ला रहे हैं, भाई एक चार्टर साइन करना है ताकि कोई पंगा-वंगा ना करे, नया इलेक्शन कराना है। ये भी बड़ी हॉट न्यूज़ है, रूमर है, न्यूज़ नहीं रूमर है कि आप लोग जल्दी इलेक्शन अनाउंस करने वाले हैं। तो अब ऐसी सूरत में आप जरदारी साहब से, भुट्टो साहब से क्या बात करेंगे? 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो फॉरेन मिनिस्टर रहे ना रहे, कौन फॉरेन मिनिस्टर आए? अब बाजवा साहब की रिटायरमेंट का भी टाइम नज़दीक आ रहा है, ये भी सबको पता है। तो और फॉरेन एक्सचेंज वगैरह की परिस्थिति क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो भी पता है। ऐसे में वेट एंड वॉच जो पॉलिसी है वो तो होनी चाहिए, वो ज़ाहिर-सी बात है। हूएवर कम्स टू पावर, जब भी आएगा, तब ये विकल्प, तब दीज़ ऑप्शंस विल बी कंसिडर्ड, बट एज़ ऑन डेट हमें नहीं पता ना कौन रहेगा 15 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, कुछ नहीं पता। और जो फॉरेन एक्सचेंज की कंडीशन है, वो तो लिटरली इट इज़ अलार्मिंग। अलार्मिंग क्या, डेंजरस है। 20-25 एक दिन का फॉरेन एक्सचेंज बड़ा बचा मेरे हिसाब से। तो ऐसे में चीमा साहब, और टेररिज्म रुका नहीं, बाय द वे, टेररिज्म की दुकान भी चालू है। अभी हमने 2 पाकिस्तानी पकड़े, एक बिहार में था फरजान करके, और एक शायद बैंगलोर में या कहीं था। तो वो वहाँ कुछ लोगों के साथ कुछ काम-वाम करे। वो गज़वा हिंद का डॉक्यूमेंट मिला है कि जी 2023 में कॉल टू एक्शन है, 2047 में से इस्लामिक रिपब्लिक बनाना है, पाकिस्तान विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, सारे मुसलमान कंट्रियों को लाने का काम पाकिस्तान करेगा। बट हाँ, 2047 बहुत बड़ी बात है, अभी तो अगले महीने की बात की जाए। तो अब ऐसी परिस्थिति में किससे बात करे, क्या बात करे? वो इज़ ही एम्पावर्ड टू टॉक? विल ही? मैं चूँकि ख़ुद भी दिल्ली में रहा हूँ, तो मैं तो अब इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जब तक जो हमारा बुनियादी इशू है, जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है, जब तक वो हल नहीं होता, उस वक्त तक बहुत मुश्किल है कि हम इस तनाज़े को बिल्कुल भूल कर अपने आप दोनों ममालिक दूसरे के दरमियान जो है ट्रस्ट पैदा कर सकें। पिछले 75 सालों में तो नहीं हुआ, आगे न जाने ये हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि दोनों ममालिक संजीदगी के साथ इस तनाज़े को हल करने की कोशिश करें, और आप देखेंगे कि जब ये तनाज़ा हल हो जाएगा तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ निकल आएंगी, फिर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। फिर बाकी जो इश्यूज़ हैं, सियाचिन है, सर क्रीक है, और बहुत से इश्यूज़ हैं, वो ख़ुद ब खुद आप देखेंगे हल हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ जो है जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के साथ जुड़ी हुई है। और मैं और ये मेरा अभी भी और मेरा ख़्याल यही है कि दोनों ममालिक ने बहुत सी हमने अप्रोचेज़ जो है ट्राई की, एक्सपेरिमेंट किए, चाहे वो कॉम्पोजिट डायलॉग हो, उसमें भी हमें कामयाबी नहीं हुई। फिर उसके बाद ही बहुत सी बैक चैनल डिप्लोमेसी भी हमने कोशिश की, उस पर भी हमें कामयाबी नहीं हुई। तो हमने हर वो काम किए जो दो ममालिक कर सकते थे, लेकिन अब मेरा अपना ख़्याल ये है, और अगर भारत थोड़ी संजीदगी दिखाए तो अब ये एक बैक चैनल पे कॉन्फिडेंशियल हो चीज़, और एक थर्ड पार्टी मीडिएशन के तहत इस सारे मसले को हल किया जाए, इस तनाज़े को। जब तक ये नहीं होगा और जब तक दोनों ममालिक एक नुक्ते पे नहीं आ जाएंगे, एक पॉइंट पे कि जहाँ इस मामले को सॉल्व करना है, उस वक्त तक मुझे लगता है कि जो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो बेस्ड अप्रोच है, ये कोई इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं होगी।